मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं वरुण दुबे और मेरे साथ है आशीष वर्मा। और आशीष, सेंसेक्स में तो हमने आज नया हाई लगा लिया, लेकिन निफ्टी केसिंग डिस्टेंस 20-30 पॉइंट से ही रह गए। काश वो भी लग जाता तो एक साथ मनाते, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है 28 अगस्त और 29 अगस्त एक के पीछे एक लगा था निफ्टी और सेंसेक्स। तो कल लग रहा है, मतलब उम्मीद तो करनी चाहिए फॉलो अप, बट लेट्स सी। लेकिन अच्छा मार्केट था, लेकिन जिसने अभी तक निफ्टी को इस शिखर पे पहुंचाया था, बैंक निफ्टी, उसी ने आज धोखा दे दिया। आखिरी घंटे में उसी में बिकवाली आई और कहीं ना कहीं इसी वजह से प्रेशर बना है। लेकिन क्या कल वो दिन होगा एक्चुअली, क्योंकि मोमेंटम तो इंटैक्ट है अभी भी, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो दिख नहीं रही है। देखिए, हम लोग जब फ्राइडे को इसी प्लेटफॉर्म पे खड़े थे तब क्या बात करी थी हमने कि फ्लोज बहुत स्ट्रांग है, तो फ्लोज के अगेंस्ट में ना खड़े हो, बट लॉट ऑफ इजी मनी हैज बीन मेड, है ना, ये बात हुई थी एग्जैक्टली वर्ड के हिसाब से। और अब आपको थोड़ा सा टाइम करने की जरूरत है, एंट्री पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे, ना कि ऐसे ही घुस जाना है बाजार में। एंट्री पॉइंट से हमारा मतलब था कि कंसोलिडेशन वीकनेस जब आएगी तब बाजार में एंट्री पाने की कोशिश करें। और एक और बात करी थी हमने कि रिकॉर्ड हाइज के आसपास अटकने का जोन है 11,760 के लेवल। तो देखिए वही प्ले आउट होता हुआ नजर आया है और आखिरी एक घंटे में दबाव आया है। जैसे वरुण कह रहे थे, बैंक निफ्टी में थकावट, शुक्रवार को बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहा था, फ्लैट कामकाज हुआ और आज उसी पॉकेट में देखा कुछ मुनाफा वसूली का दबाव आता हुआ। तो प्योरली इस समय तो मैं कहूंगा उससे प्रॉफिट टेकिंग, बहुत घबराने वाली बात है नहीं। 7-7.5% पिछली सीरीज, उसके बाद फ्राइडे को अच्छा उछाल, आज भी दिन भर अच्छी मजबूती, तो बहुत तगड़ा मोमेंटम था। तो माइनर एक प्रॉफिट टेकिंग आती हुई। और ध्यान रखें, इसीलिए मैं एंट्री पॉइंट्स की बात कर रहा था, क्योंकि अब क्या है, जो वीकर बुल्स हैं वो शायद बाजार में एंट्री कर रहे हैं, जो साइडलाइन में बैठे थे, जो भरोसा नहीं कर रहे थे रैली पे, वो एंटर करते हुए। तो ये समय होता है, अपॉर्चुन टाइम होता है अच्छे इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा तो मुनाफा बांध लेने का, वो मुनाफा वसूली हो रही है। तो अब मुझे कल का सेशन उसके आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तो सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग कहूंगा, ट्रेंड रिवर्सल नियर टर्म में कहना गलत होगा। शायद एक टाइम, ये सब पॉसिबिलिटीज हैं, शायद एक टाइम वाइज करेक्शन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ से 50-100 पॉइंट 150 पॉइंट हो, लेकिन वो टाइम वाइज करेक्ट करते हुए नजर आए इस तरह की रैली के बाद। सब पॉसिबिलिटीज हैं, पर वो फोरसाइट, वो हाइंडसाइट में पता चलना है, ओनली टाइम कैन टेल, है ना। तो अभी तो खैर, अब मुझे करना क्या पड़ेगा, अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें अच्छे एंट्री पॉइंट ढूंढने, वो ढूंढते रहेंगे हम। एफआईएस के आंकड़े आज इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि 25 सेशंस के बाद एफआईएस ने फ्राइडे को 100, आंकड़ा छोटा लेकिन एक 80-85 करोड़ रुपए की बिकवाली का आंकड़ा आया था, तो उस आंकड़े को देखने की जरूरत है। फ्राइडे का मार्केट दिख रहा था पूरी तरह से डीआईएस ने चलाया था, 1700-1750 करोड़ रुपए की बाइंग हुई थी, तो आज वो आंकड़े भी इंपॉर्टेंट होंगे। इन सब के बेसिस पे कल हमें रिएक्शन देखना होगा। ध्यान रखें, ग्लोबल संकेत मजबूत थे, डाउ फ्यूचर जब हम बंद हो रहे थे तो 250 पॉइंट के ऊपर कामकाज कर रहे थे, इस तरह की मजबूती है। अब इस मार्केट को, हाँ आप क्या बोल रहे हैं? एक बात बोलने आया था कि क्योंकि हम एक बड़े इवेंट में जा रहे हैं, वो है आरबीआई की पॉलिसी। कुछ लोग बाजार में ऐसा बोल रहे थे कि अगर बनेगा तो उसके पहले बन गया तो बन गया, उसके बाद फिर बनना मुश्किल होगा, क्योंकि उसके बाद जो अगला बड़ा इवेंट है वो इलेक्शंस है, जिसका आउटकम आने को 1 महीना लगेगा। हाइज की बात कर रहे हो आप? हाँ, नहीं देखिए, हाइज के लिए जब सब तैयार हो ना तो हाइज नहीं लगते। हाँ, आप भी तैयार थे, पूरा चैनल तैयार था, हर चैनल में आपने देखो सब तैयार बैठे थे, सब अज्यूम करके चल रहे थे। मार्केट इतना आसान नहीं है, मार्केट इज ऑलवेज गोइंग टू सरप्राइज यू। तो आप जब प्रिपेयर्ड नहीं हो, जब आप अज्यूम नहीं कर रहे हो, तब वो हाई लगते हैं। और अब इस जोन पे अटके हैं तो एक हाई लगने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। हो सकता है कल गैप अप के साथ शुरुआत कर दें हम, तो उस गैप अप में हाई लग जाए, वो बात अलग हो सके। हालांकि हाई तो एक आंकड़ा ही है, लेकिन हाँ, वो एक साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट बैरियर बन जाता है समय बाजार के लिए, इसीलिए इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब बाजार में करना क्या है? अब निफ्टी में तो मैं कह रहा हूं क्लोजली वॉच आउट करना पड़ेगा मुझे कल का सेशन। आज तो सिर्फ एक प्रॉफिट टेकिंग मान के चल रहा हूं, घबरा नहीं रहा हूं। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, एक बात थोड़ा सा क्लियर होना शुरू हुई बाजार में कि बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स थक रहे हैं। फ्राइडे को इंडिकेशन था, उसके बाद आज तो मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता हुआ नजर आया, पर लिक्विडिटी स्ट्रांग है, पैसा आ रहा है। और पैसा लेकिन कहां चैनलाइज हो रहा है? अब जो लेगार्ड पॉकेट्स थी, पिछले हाई से इस हाई के बीच में हम लोग कह रहे थे बैंक ने परफॉर्म करा था, क्या नहीं चला था? ऑटो। आज क्या हुआ? ऑटो में आउट परफॉर्मेंस था अक्रॉस द बोर्ड। क्या नहीं चला था? मेटल्स। आपने वो लिस्ट बनाई थी, आज क्या हुआ? रीजन कुछ भी हो, ऑटोज का क्या रीजन, मेटल्स का कुछ रीजन, लेकिन ये वो पॉकेट्स आउट परफॉर्म कर रही हैं। तीसरा, आईटी, जिसकी हम लोग कई बार बातचीत कर चुके हैं कि एफआईआईज अगर बुलिश हैं तो सब वही पॉकेट्स इस समय अंडर परफॉर्म कर रही थी। पैसा है, पैसा अब स्मार्टली अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट्स, बीटन डाउन स्टॉक्स, इंटरेस्टिंग एंट्री पॉइंट जो स्टॉक दे रहे हैं उस तरफ चैनलाइज हो रहा है। आज के ओपन इंटरेस्ट देख लीजिएगा आप जाके, यही वो पॉकेट है जहां पे तगड़ा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, यही पॉकेट दिखा रहा है क्लियर कट कि आईटी में आउट परफॉर्मेंस की तैयारी हो रही है। तो अब वो पैसा चैनलाइज अलग तरफ हो रहा है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज शायद निकल के इधर जा रहा है। लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी लेकिन नया रास्ता ढूंढ रही है। ठीक है, लिक्विडिटी नया रास्ता ढूंढ रही है। तो अब इसी नए पॉकेट के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि सवाल भी इस पे ही आ रहे हैं। तलाकीन हुसैन भी पूछ रहे हैं, आशीष कुमार गुप्ता भी पूछ रहे हैं, और वो है अशोक लेलैंड पे। तलाकीन ने 500 शेयर लिए हैं 90 के रेट पे,
और आशीष ने लिए हैं कितने शेयर लिए ये तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने भी 91.5 के रेट पे लिए और ये दोनों जानना चाहते हैं कि अब क्या करें। अशोक लेलैंड के जो आज नंबर्स थे कोई बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं था, क्योंकि सबके सब मान के ही चल रहे थे कि अब वो नहीं है। हाँ, तो हाफ ग्लास एम्प्टी हाफ ग्लास फुल, उन नंबर्स को ज्यादा तवज्जो देना। अब मंथ ऑन मंथ कहेंगे तो आंकड़ा दूसरा, ईयर ऑन कहेंगे तो आंकड़ा दूसरा, है ना। तो जिसको जैसा देखना है वो देखे। पर अशोक पर हम लोग ये बहुत बार, अब पता नहीं ऑटो से शुरू हो रहा है क्योंकि आज फिर से फोकस में, लेकिन हम लोग बहुत बार कह चुके थे यही कि टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज नहीं। और आप देखिए सारे के सारे स्टॉक चलना शुरू हो चुके हैं वापस। तो बाजार अब वो एंट्री पॉइंट की तलाश कर रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं इन पॉकेट्स को आप ध्यान पे रखें। अशोक लेलैंड कोई दिक्कत नहीं, आंकड़ों पे मत जाएं, क्योंकि अब जो सब्सिक्वेंट मंथ्स में आंकड़े आने हैं उसमें एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हो रही हैं कि हालात सुधरेंगे। मई जून की हम लोग लगातार बातचीत करते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। जून ऑनवर्ड्स आप देखेंगे कि हालात सुधरना शुरू होने हैं, तो अब बाजार उसको फैक्टर इन करेगा। ये जो पेन है ऑलरेडी प्राइस में है, इसीलिए शायद कमजोर आंकड़ों के बाद भी अशोक लेलैंड लाल निशान, चेहरे निशान पे आता हुआ आज ट्रेड के दौरान नजर आया था आपको। मेरा मानना है सर होल्ड करें, इवेंचुअली थोड़ा समय देंगे, हो सकता है इसी, क्योंकि मैं कह रहा हूं पैसा अलग अलग से चैनलाइज हो रहा है, हो सकता है भी रैली में, नहीं तो इवेंचुअली जब वो आंकड़े पास आते रहेंगे तो बाजार उसे पक्का डिस्काउंट करेगा। ये स्टॉक यहां से अच्छा आउट परफॉर्म करने चाहिए। जब मैं कह रहा हूं बीएफएसआई अटकने की तैयारी कर रहा है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, तो वो तो हैवी वेट पॉकेट है, इतना पैसा फिर चैनलाइज कहां होगा, इन्हीं अंडर परफॉर्मर्स में होगा जिसमें अभी भी भरोसा है बाजार का। और ये सिर्फ एक टेम्पररी सीजनल ब्लिप है। आज भी किसी मैनेजमेंट से बातचीत हो रही थी आज या कल, वो भी सिमिलर व्यूज। तो मैं कई सारे मैनेजमेंट से बातचीत करके कॉन्फिडेंस दे रहा हूं कि हालात सुधरेंगे। एक हालात सुधरने का क्लियर कट ट्रेंड आएगा, खासतौर पे सीवी मैन्युफैक्चरर्स के लिए, इलेक्शन का ओवरहैंग खत्म होना, क्योंकि फ्लीट ऑपरेटर्स फिर कॉल लेंगे। अभी कोई भी उसमें बेट नहीं कर रहा है, इसीलिए वो मई जून का लॉजिक है, उस मई जून के आंकड़े की बात जो हो रही है, इसलिए थोड़ा रुकें सर। चलिए ठीक है, चाय मिली आज, लंबे समय में अच्छा पैसा बना के देगा। अगला सवाल बीएल पे, केविन भारत मोरेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ केविन मोरेस और एल्डेन वास दोनों पूछे हैं इसमें क्या करे। केविन ने तो 3000 शेयर लिए 94.40 पे, और एल्डेन ने 350 शेयर लिए 95.3 पे। दोनों के पूछ रहे हैं कि व्यू क्या है। एल्डेन 3 महीने का व्यू पूछ रहे हैं और केविन सिर्फ व्यू पूछ रहे हैं। देखिए कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस मेरे ख्याल से FY20 में आउट परफॉर्म करना शुरू करेगी, एक बार इलेक्शन खत्म हो, ओवरहैंग खत्म हो। इसीलिए कुछ दिन पहले आपको याद होगा मैंने BEML को हाईलाइट करा था, जिसपे हम लोगों ने चर्चा भी करी थी इसी प्लेटफॉर्म पे भी। BEL में भी मुझे लगता है अच्छा मोमेंटम, अच्छा ट्रैक्शन आएगा, बहुत सॉलिड बिजनेस है। और अगर मैं BEML पे बेट कर रहा हूं कि यहाँ से 1300 1350 की तैयारी हो रही है, तो लाइकवाइज आप एक्सपेक्ट करें कि BEL में भी इस तरह का स्विंग देखने को मिलेगा। पर सरकारी बैंक है, स्विंग के तौर पे खेलें आप, मुझे लगता है अच्छे अपसाइड मिलने चाहिए। अभी कोई जल्दबाजी ना करें, कोई घबराए ना, ये स्टॉक पर सरकारी थोड़ा स्टॉप लॉस लगा के चले, लेकिन मुझे लगता है इवेंचुअली अच्छे रिटर्न्स देने वाले हैं, बिल्कुल घबराने का नहीं सर। BEL अच्छी कंपनी और एक ऑफलेट लो लेवल से चलना भी शुरू हुई है। आजकल के ट्रेडिंग सेशन में भी, आई एम नॉट मिस्टेकन, अच्छी रिकवरी स्टॉक से दिखाई है, इनको रखना चाहिए सर। चलिए इनको रखें, ये भी लॉन्ग टर्म में मुनाफा देगा। अब शुभंकर सील नाल्को के बारे में पूछते हैं, 5360 पे है, लेकिन ये ट्रेडिंग क्या व्यू पूछ रहे हैं कि ट्रेडिंग के लिए क्या करना चाहिए। अब ये मेटल्स का वही है। हाँ, नहीं मेटल्स तो चमक रहे हैं, लग रहा है ये। अब मैं बस कल के सेशन का इंतजार करना चाहता हूं कि ये जो आज जो प्रॉफिट टेकिंग जो मैं अब तक कह रहा हूं, वो कहीं थोड़ा सा माइनर ट्रेंड रिवर्सल ना हो हाइस के आसपास, एक वो इश्यू है। तो थोड़ा सा क्वीनली वॉच आउट करें। लेकिन नाल्को और तमाम मेटल स्टॉक्स अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर चुके हैं। हिंडाल्को देखिए आप 5-6% उछाल, कोई सा भी मेटल कंपनी उठा लेते। वजह यह थी कि चाइना ने जो PMI में एक्सपेंशन दिखाया है, एक कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे, PMI आंकड़ा 50 के नीचे कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके ऊपर एक्सपेंशन होता है, बाजार पूरा कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा था। खैर वो एक महीने का आंकड़ा है, उसमें हालात सुधरे हैं। पर फिर भी जो नीरज से आज सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे मॉर्निंग कॉल में ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर को लेकर, तो बड़े क्लियर कट सिग्नल्स आ रहे हैं कि हालात सुधरने की कगार में, शायद नेगोशिएशन बहुत अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं। इस महीने के, इस हफ्ते के एंड में फिर से अब चाइना की जगह US में वापस डायलॉग शुरू होगा, और कहा जा रहा है कि बहुत शायद लाइकली है जल्द वो सॉल्यूशन निकल के आएगा। ये सभी मेटल में अब यहाँ से टेलविंड के तौर पे, क्योंकि सारा दबाव प्राइस में है। नाल्को 55 के आसपास का स्टॉक है और 80-85 के आसपास हाई से करेक्ट होकर आया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ सारा पेन भाव में है। हालांकि नाल्को वो कंपनी जिसको ग्लोबली बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इतना नाल्को को पड़ता है, पर सेंटिमेंट के तौर पे तो ये मूव करेगा, इसलिए नाल्को को रखना चाहिए। अभी ऑफलेट लो लेवल से अच्छी रिकवरी आ रही है, शायद लाइकली ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। लेकिन इसको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, क्योंकि ये जो मेटल का साइकिल है कब घूम जाए और कब चाइना की तरफ से गलत खबर आ जाए इसका भरोसा नहीं है, तो स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेड करें। अगला है आइडिया पे, 20 रुपए के भाव पे 18,000 शेयर योगेंद्र सिंह धाकड़ लेके बैठे हैं। 18,000 शेयर तो राइट्स में भी उठाया होगा, उठाना ही चाहिए था, ठीक है। तो 18 आपकी एवरेज बाइंग हो गई, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ। स्टॉक तो 16 के आसपास है। हाँ रखें सर, अब तो रखें। और वोडाफोन आइडिया के लिए हम लोग कह ही रहे थे, एक्स राइट आ चुका है ये, और एक्स राइट के बाद एडजस्टमेंट के बाद एक अच्छा फंड इन्फ्यूजन आ रहा है, लिक्विडिटी आ रही है इस कंपनी में।
हम लोग कह ही रहे थे कि ये जो टैरिफ वॉर है वो शायद अब हालात वहां पे नॉर्मलाइज हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं ऐसा नहीं कहूंगा, जब तक एक लीडर यहाँ पे प्राइस इंक्रीज न ले तब तो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, पर एटलीस्ट स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। आरपू स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहे हैं, उस लिहाज से ये शायद एक स्वीट एंट्री पॉइंट के तौर पे दे रहा है 16, 17 या फिर आपकी बाइंग बुरी नहीं 18 के आसपास के लेवल्स की। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं मानता हूं, पर एम्बेडेड वैल्यू जो होती है ना बहुत तगड़ी है। 45 करोड़ ग्राहक रखे हुए हैं, कुछ ना कुछ तो मूल्यांकन आना है इन लेवल्स के आसपास। 30 रुपए पर मंथ कंपलसरी हो गया तो अट्रैक्टिव है पॉइंट। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है वोडाफोन आइडिया को लेकर, लेकिन मैं होता तो पोर्टफोलियो में ऐसे रिस्की स्टॉक थोड़ा सा रखता मैं इन लेवल्स के आसपास, इन द होप कि ये अच्छा तगड़ा रिटर्न यहाँ से देने का दमखम रखते। होल्ड। ओके आशीष, एक सवाल, इनफैक्ट आप जब ये ट्रेड वॉर टेरिफ वॉर की बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक सवाल आया था। आज 2 स्टॉक चले हैं, टाटा मोटर्स और मदरसन सुमो, और ये वो 2 स्टॉक्स है जिनको ये ट्रेड वॉर टेरिफ वॉर से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। तो क्या इनमें अब वो जो डर था वो खत्म होते जा रहा है, इसके लिए चले, या फिर मार्केट की रैली के साथ चल चुके हैं, मुनाफा मिल रहा है तो निकल जाइए, कल वापस गिरेंगे? नहीं, तो टाटा मोटर्स पे तो लास्ट टाइम जब चर्चा हुई थी, ऑटो स्टॉक्स पे तो बहुत चर्चा हो चुकी है। टाटा मोटर्स चर्चा हुई थी तब यही कहा था मैंने कि 140 141 एक पैनिक बॉटम है, उसके नीचे स्टॉक जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, लगातार रिकवरी आई। हम लोग ने ये चर्चा करी थी किस तरह से वीक हैंड्स को एब्जॉर्ब करते हुए इंस्टीट्यूशन की बाइंग आई, अब इन लेवल्स पे स्टेबलाइज हो रहा है। आज जो चलने की रीजन था सिंपली बिकॉज इंटरनेशनल मीडिया में अटकलें लगाई जा रही हैं। अटकलें क्या थी कि जेएलआर को बेचने की तैयारी हो रही है और जेएलआर को खरीदने के लिए फोक्सवैगन सामने आ गई है। कुछ 30 बिलियन पाउंड या यूरोज जो है, अब वो आंकड़े में मत जाइए, 30 बिलियन है, वो पाउंड है यूरो तो मुझे याद नहीं, 3 बिलियन जो भी, वो खबर ये थी कि उसको 3 बिलियन होगा शायद, लेकिन वो खरीदने की तैयारी, इस तरह की अटकलें थी टाटा मोटर्स में। इसीलिए आप देख रहे थे 7, 8, 9% तक का उछाल देखने को मिल रहा था। क्या उस खबरों पे मत ट्रेड करें, जब आएगी तब आएगी, ऐसा कुछ लग नहीं रहा इस समय। तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स को होल्ड करना है मुझे। हमने कहा था नेक्स्ट वेव ऑफ बाइंग आ चुकी है, इसके बाद कंसोलिडेशन है, 10-20 रुपए के आसपास की जोन में कंसोलिडेट हो रहा है, स्टॉक 200 के पास जाने की तैयारी कर रहा है। याद रखिए लास्ट टाइम एग्जैक्टली ये चर्चा हुई थी और वो नजर आ रहा है। अब यहाँ से अच्छा मोमेंटम और पकड़ना चाहिए स्टॉक को, नॉट बिकॉज ये बस खरीदारी उतारी का, उसको मत भूलें। इस तरह के रिस्की ट्रेड नहीं लें तो बेहतर है पोर्टफोलियो स्टॉक्स में। इन स्टॉक्स को हम इसीलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर प्राइस में आ चुका है, इवेंचुअली उम्मीद जाग रही कि हालात सुधरेंगे। टाटा मोटर्स इस समय होल्ड होगा सर। आज की तेजी का फ्रेश एंट्री तो नहीं करूंगा, लेकिन होल्ड जरूर करूंगा। ओके चलिए ठीक है, होल्ड करें टाटा मोटर्स। और मदरसन? मदरसन ने देखिए, मदरसन तो मुझे लगता है आज ऑटो एज अ स्पेस में जो आउट परफॉर्मेंस था, क्योंकि लिक्विडिटी आ रही है और स्ट्रीट क्या ढूंढ रही है, जो ऑफ हाई स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो ऑटो एंसिलरी में इसलिए बाइंग हुई। मदरसन के अपने सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, पर वो प्राइस में ऑलरेडी हैं। मदरसन ने क्रेडिट स्विस की हांगकांग में एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, तब क्लियरली मदरसन ने हाईलाइट करा था कि पेन है, दिक्कतें हैं, 5 साल के टारगेट्स आज तक अचीव करते थे, इस बार अचीव करने में दिक्कत होने वाली है, शायद हम मिस करेंगे क्योंकि इन्होंने इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव नहीं लिए, खरीदारी नहीं करी। नहीं तो मदरसन का 5 साल के टारगेट आते थे बड़ा एग्रेसिव, उसमें लिखा रहता था ऑर्गेनिकली, मतलब खुद कंपनी इतना ग्रो करेगी, अधिग्रहण करेंगे इतना ग्रो करेंगे, तो कुल मिलाकर हम इतनी तगड़ी पेस दिखाएंगे। इनऑर्गेनिक ग्रोथ दिख नहीं रही, ऑर्गेनिक ठंडा पड़ा हुआ है ना इस समय हालात, तो वो अब सब प्राइस में है। पर मदरसन, लेकिन अब क्योंकि ऑटोज एज अ स्पेस को लेकर हम बुलिश हो रहे हैं, तो मेरा मानना है एंसिलरीज में आपको भी आउट परफॉर्मेंस दिखेगा। ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर के लड़ाई को लेकर हम थोड़े से कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है मार्केट कि हालात सुधरेंगे, तो मदरसन इस समय तो छोड़ने का लॉजिक ही नहीं है। आपने इतना बुरा वक्त देखा है सर। चलिए तो रखे रहे जिसके पास भी है। अब अगला सवाल पेज इंडस्ट्रीज पे है। 25,500 पे पुराजीत रॉय लेके बैठे हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू पूछ रही है ना। लॉन्ग टर्म के लिए ही होना चाहिए क्योंकि ये कंपनी कईयों के लिए, फंडामेंटल एनालिस्ट के लिए महंगी है, बहुत महंगी है, पर जो पेडिग्री मार्की ब्रांड्स होते हैं ना, हमेशा महंगे मिलेंगे बाजार में। जॉकी ने इस पूरे स्पेस को बदल डाला। इस तरह की रिटर्न रेशियो शायद ही किसी अंडरगारमेंट मैन्युफैक्चरर ने कमा के दिखाए हो कभी। बता रहे थे जब इनकी इवेंट हुआ था, हाँ, हम लोग मुलाकात करने गए थे मालिक से इस कंपनी के, तो किस तरह से, वो खैर अलग कहानी, लेकिन मजा आया बात करके। हम लोग ने बहुत देर चर्चा करी थी, गए थे तो बताए थे इन्होंने। हाँ, तो यहीं बॉम्बे में आए थे वो जेलोमन साहब, जेलोमन ऐसे कुछ नाम था ना, जेलोमन। तो एमडी साहब से मुलाकात, चेयरमैन साहब से मुलाकात हो रही थी। तो खैर आप कंपनी में फोकस करते हैं, 25,000 के लेवल्स पे महंगा है, कोई शक नहीं, लेकिन ये हमेशा महंगा ट्रेड करेगा और ये पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है सर। तो इसको तो रखना चाहिए और इवेंचुअली ये नियर टर्म पेन्स, वैल्यूएशंस के ये सब इश्यूज हमेशा क्रॉप अप होते रहेंगे, पर ये
उस तरह का स्टॉक है जो इस समय पोर्टफोलियो में रख के भूल जाने का है, क्योंकि कोई इमीडिएट पीयर नजर नहीं आता जो इस तरह के रिटर्न रेशियोज क्लॉक करता हो। ये कंपनी अपने में ही एक सेक्टर बन के उभर गई है, इसके सारे स्टॉक्स टाइप है गजब का। तो इसे रखें। अब वो क्योंकि नियर टर्म तो पेन हमेशा रहेगा, जब भी बाजार का मूड बिगड़ेगा जो महंगा स्टॉक होता है तो पिटता भी है। ये बात तो पर तो इसे रखें और भूल जाएं थोड़े दिनों के लिए, अनटिल बहुत कुछ बदले ना, मैनेजमेंट चेंज हो रहा हो या कोई धक्का पड़ जाए, कोई नया पेडिग्री आ जाए, ब्रांड सामने खड़ा हो जाए, तब तक रिविजिट करने की जरूरत नहीं है, इसे रखें। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल लेता हूँ। अजय सिंह डोडिया का है, अरविंद पे है, 92 पे लिए हुए हैं 1 साल के लिए। ये जो 3 कंपनीज की लिस्टिंग हुई ना, तो बहुत बातें की जा रही थी कि गड़बड़ा गई वो लिस्टिंग, अंडर वैल्यूड है, वैल्यू अनलॉकिंग गड़बड़ा गई, पर वो इवेंचुअली तेजी पकड़ रहे हैं। अब मेरे लिए अरविंद रिटेल जो है ना, अरविंद रिटेल क्या नाम है जिसमें सारा, नहीं अरविंद लिमिटेड ही हो गया, जो दूसरा अलग हुआ है वो अरविंद फैशन एंड रिटेल। मेरे लिए सबसे लुक्रेटिव ब्रांड तो वो है, कंपनी वो है। उसमें सही एंट्री। मैं अरविंद को लेकर, टेक्सटाइल को लेकर ज्यादा बुलिश नहीं हूं नहीं। अरविंद बहुत पिट गया है तो ठीक है, 60 के लेवल से अच्छी खासी रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो ठीक है अपनी जगह। उस पर मेरा कॉल लेना बड़ा मुश्किल काम है कि कितनी तेजी चलेगी नहीं चलेगी। पर अगर इस ग्रुप में अगर किसी धंधे पे जाना है तो जो ब्रांड जहां पे ओन होते हैं, दुनिया भर के तमाम ब्रांड्स और तमाम सेटअप इनके पास है, वो सबसे अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट देंगे। जब भी दें उसमें घुस जाए आप, तो वो रिटेल स्टोरी को जो प्ले करने का तरीका है वो होगा, नॉट अरविंद लिमिटेड। तो अरविंद लिमिटेड शायद वो प्रीफर्ड नहीं हो सकता है चले। अरविंद लिमिटेड टेक्सटाइल पे ज्यादा बुलिश रहता नहीं हूँ मैं, इसीलिए मैं अवॉइड ही करूंगा अगर आपके पास पेज इंडस्ट्री जैसे छोड़ के। तो अरविंद फैशन जैसे काउंटर है, हाँ, उसमें एंट्री पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब विदा लेते हैं आशीष अपने हाँ यस व्यूअर्स से, और कल आपके साथ फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। और होपफुली तब हम बोल रहे होंगे कि ये हम टी शर्ट कुछ पहने हो, वरुण वो कैप वैप पहने हो और भोपू बजा रहे हो कि निफ्टी ने लाइफ टाइम रिकॉर्ड छुआ। देखेंगे और हुआ तो हम आपको वैसे भी चैनल पे दिख जाएंगे ये सब करते हुए, फेसबुक लाइव। ये सब तैयारी है क्या आपकी? तैयारी तो करनी। अच्छा, वरुण ने कहा था कान में मेरे अभी कि वो अगर हाईफाई हुआ तो वरुण यहाँ पे केक लेकर आएंगे, केक काटेंगे, लाएंगे ना? काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे, सब मिलकर काटेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आपके साथ विदा लेते हैं। सी यू, बाय बाय, नमस्कार।